हनुमान चालीसा की आपने याद किया? हम्म, हनुमान नहीं। चालीसा को किसी दिन आप उस पुस्तक को उठा लिए या चालीसा को उठाया हम्म, और कहा कि आज तो मैं हनुमान चालीसा याद करके ही नहीं 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 दम नहीं, ऐसा कभी कहा ऐसा क्या? नहीं हुआ। लेकिन याद होगा, मैं समझता हूँ। हाँ, वो तो इतने बार रिपीट में सुन लिया है Yes. कि हो गया। आपने अवचेतन रूप में याद कर लिया उसको, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज अभी आप शुरू करेंगे, अंत में खत्म हो जाएगा। तो ये जब आप शाम को और सुबह जब पढ़ते हैं ना, तो ये भी सेम वैसा ही हो जाता है। हालांकि समय के साथ आपकी डायरी मोटी होती जाएगी, लेकिन आपको एग्जाम में याद आ जाए इतना तो याद आपको रह ही जाएगा। ये बहुत अच्छा टिप हाँ, दिया एकदम आपने। एकदम रटा हुआ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शुरू से खत्म करके डायरी को आप लास्ट कर देंगे, लेकिन एग्जाम में आप बना लें, लिख लें, इतना आपको मालूम मतलब है। ऐसा हो जाएगा कि ये 4 ऑप्शन में अगर वो दिख गया बिल्कुल तो यार यही है, एकदम सर्टेनली बनेगा, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इन्होंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस क्रैक किए हैं, तो सब कुछ आज आप लोगों को डिटेल में पता चलेगा। सो लेट्स वेलकम सूरज मानिकपुरी जी। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं, सब बारे। मेरा नाम सूरज मानिकपुरी है और वर्तमान में मैं सहायक संचालक अनुसंधान अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। इससे पहले छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए। जब 2008 में शिक्षाकर्मी का हो तो उसमें रायपुर जिले का मैं टॉपर रहा अपने अंग्रेजी साहित्य विषय में, और उसके बाद फिर 2012 में एडीओ के पद पर सिलेक्ट हुआ और फिर पीएससी के एग्ज़ाम लगातार देते रहा और आज सहायक संचालक के पद पर। बहुत अच्छा सर। हाँ, कई लोग मतलब ना आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली जब से ये कहीं ना कहीं हवा में आया है कि एडीओ एग्जामिनेशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाइप है कि क्या होता है ये एग्ज़ाम, कैसे निकालेंगे, क्या क्या होगा इसके अंदर। तो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पीएससी के भी बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आज आपका जितना भी नॉलेज है आप एक एक करके देते जाइएगा। पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, कैसे आपने इस फील्ड को चूज़ किया? हाँ, नहीं बेसिकली मैं तो बलौदाबाजार का रहने वाला हूँ। बलौदाबाजार जिले के एक लवन करके एक गांव है, नगर पंचायत हो गया है अभी, वो टाउन है, इमर्जिंग टाउन। तो वहाँ का निवासी हूँ और पीएससी की तैयारी के दौरान बिलासपुर में रहना हुआ और उसके बाद यहीं का बासिंदा हो गया मैं। जी। तो आपने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मैंने पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से किया। जी। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली इस हाँ, पीएससी के फील्ड से मैं जुड़ गया। तैयारी करते रहे कि कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में पास आउट हो जाएंगे। ओके। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं विद एडीओ एग्जामिनेशन। जी। क्या है ये एग्जाम? सबसे पहले बात कि कब होने वाला है? स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट है। जनरल प्रेडिक्शन तो ऐसा नहीं कर पाएंगे कि कब होने वाला है करके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली संभव है कि नवंबर में हम अनुमान लगा रहे थे कि नवंबर में वैकेंसीज आ जाएंगी ऐसा करके। और वो बहुत कुछ वित्त विभाग की स्वीकृति पर निर्भर करता है कि वहां से स्वीकृति होगी तो वैकेंसीज आएंगी। तो ऑलमोस्ट कितना पोस्ट आने वाला है? ऐसा कुछ 300 के आसपास पोस्ट आ सकते हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। अच्छा, मतलब इतने वैकेंट है अभी पूरे सीजी में? वैकेंट तो उससे ज्यादा है। हाँ, लेकिन हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो 300 के आसपास कितना आ सकता है। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में अगर पूछे तो किस टाइप का पैटर्न रहता है, कौन कंडक्ट कराएगा, ये थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दीजिए। नहीं, व्यापम इस तरह के एग्जाम को कंडक्ट करता है, वही परीक्षा एजेंसी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैथ्स की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, तो स्टूडेंट जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है और जो कॉमन ग्रेजुएट हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। क्यों चाहे तो बढ़िया इसमें अपनी और वन डे एग्जाम है, सिंगल डे एग्जाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक ही दिन में आप अधिकारी हो जाते हैं। बिल्कुल जी। एक ही संडे में सिंगल संडे। हाँ। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए कि एडीओ पोस्ट है क्या? एज एन ऑफिसर आप इस पोस्ट में क्या करते हैं? एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी कहते हैं इसको। ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि जितने भी प्रकार के विकास कार्यक्रम हैं वो इनसे होकर ही गांव तक पहुंचते हैं। वर्तमान में जैसे हम एनजीजीबी की बात करते हैं, जीएनवाई की बात करते हैं
और महिला उत्थान की बात करते हैं, एसएचजीज की बात करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो ये सभी चीज़ों में एडीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ओके, मतलब पूरा सब कुछ यहाँ पे वो ये की भूमिका निभाता है उसमें। जी। तो आपका दिन कैसा रहता है, मतलब एज एन ऑफिसर आपका तो 9-10 साल हो गए हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि किस टाइप का फील्ड है? ऑफिस वाला काम है, फील्ड वाला काम है, किस टाइप? नहीं, ये तो 100% फील्ड का जॉब है, लेकिन आप ऑफिस में भी 1-2 दिन बैठते हैं हम उसमें। बैठते हैं जी। और लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है? बिल्कुल, ये पब्लिक डीलिंग का काम है। आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, अपने आप को फील्ड में जितना ज़्यादा दौड़ाएंगे, उतना ही आपका रिजल्ट सामने आएगा। अच्छा जी। अच्छा। और हायरार्की क्या रहती है इसके बाद? प्रमोशन में आप कहाँ पे जा सकते हैं, कब होता है? देखिए, हायरार्की की बात करूंगा तो इसमें प्रमोशन पर आप डीओ बनेंगे, विकास विस्तार अधिकारी, उसके बाद सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो जनपद पंचायत के प्रमुख होते हैं। हाँ, जो पीएससी के भी थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल, पीएससी से भी डायरेक्ट भर्ती होता है। हाँ, तो फिर वो क्या काम देते हैं और फिर एडीओ क्या काम करते हैं, मतलब क्या डिफरेंस रहता है इनके काम? नहीं, मुख्य तो हमारे काम में सबसे ज़्यादा भूमिका ग्रामीण विकास की है। जैसे कि आपको जनपद पंचायत के सीओ हो गए, जनपद पंचायत के सीओ या जिला पंचायत बॉडी है, वो आपको काम सौंपती है, या राज्य शासन से आए हुए कोई भी कार्य रहते हैं वो आपको करने के लिए कहते हैं। तो आप उसको फील्ड लेवल पर या ग्राम्य लेवल पर वहां पर जाके आप पहुंचाते हैं इस काम को। एक्चुअल में एडीओ फैसिलिटेटर है। हाँ, जो ग्रामीण लोगों को शासन के विकास संबंधी योजनाओं को से फैसिलिटेट करता है। ओके जी। ओके, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है तो क्या ये सिर्फ लड़कों के लिए अच्छा है या लड़कियां भी अच्छे से कर पाती हैं ये? क्योंकि एक बहुत बड़ा डाउट रहता है ये एग्जाम दिलाने से पहले। नहीं, ठीक है, केवल लड़के लोग कर पाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां भी इसको बहुत अच्छे से कर रही हैं, क्योंकि हमारे साथी जो एडीओ में चयनित हुए हैं उन्होंने राज्य स्तर पर भी पुरस्कार पाया, जिला स्तर पर भी पुरस्कार पाया, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यशैली को ही प्रदर्शित करता है। ओके, तो मतलब अगर आप एक्टिव हैं तो बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी एक्टिव है तो कार्यालय सपोर्ट करता है आपको, नीचे के जो ग्राम्य जन है वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो उस समय का बताइए जिस समय आपके मतलब आप तैयारी कर रहे थे रेगुलरली, और जिस दिन ये रिजल्ट आया था तो उस दिन कैसा माहौल था, क्या हुआ था कुछ? अगर नहीं, हम लोग तो बेसिकली पीएससी की तैयारी करने वाले लोग थे उस समय। 2008 के बाद के वैकेंसी के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे थे हम लोग। 2011 का भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसके बाद उसी दौरान ये आया और सहायक विकास विस्तार अधिकारी था, 300 से अधिक पोस्ट था, तो ऐसा लगा कि नहीं, अधिकारी है और शब्द जुड़ा हुआ है तो क्यों ना एक सिंगल स्टेज कर लिया जाए, और कर लिया। फिर वैसे ही तो चयन हुआ, तो खुशी तो हुई, लेकिन ज्यादा खुशी होती उस समय हम पीएससी में सेलेक्ट हो जाए होते। जी, पर वो रहता है कि एटलीस्ट आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं, एक स्टेज चढ़ गए और कहीं ना कहीं हम अपने पैरों में खड़े हो गए। ये कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि अब हम परिवार पर निर्भर नहीं है, तो जेब खर्च आप ढंग से चला सकते हैं, तो तैयारी भी मतलब भी रख सकते हैं। जी। आई नो आपके मन में कई सारे डाउट्स होंगे, कब होगा सीजीपीएससी, इसके लिए कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे हमारे मेंटर्स ऑन अ 1-on-1 कॉल सेशन। जैसे एक कपड़ा सबको फिट नहीं आता है, वैसे ही एक जनरल गाइडेंस हर जगह अवेलेबल है, पर अगर आप चाहते हैं कि एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मिले, तो जल्दी से जल्दी बुक करें हमारा ये सेशन ओनली एट 99 रुपीज। अभी नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें। और हाँ, ये जो आप खर्च कर रहे हैं ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। नहीं, ये एक सजेशन आप देंगे ना स्टूडेंट्स को कि अगर ये पेपर आ रहा है, क्योंकि कई लोगों के मन में ऐसा रहता है ना कि पीएससी दिलाने के लिए घर से छोड़ के आए, ये सब पेपर नहीं दिलाएंगे, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि दिलाना चाहिए, नहीं दिलाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल दिलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि सब आज के दौर में सबसे पहली आवश्यकता को आपको अपने पैर में खड़े होने की है। आप अपने पैर में खड़े हो गए तो आपको जो सोसाइटी का प्रेशर रहता है, अनावश्यक प्रेशर, वो आपको झेलने की जरूरत नहीं होगी। भाई ठीक है, लोग बोलेंगे अपने पैर में खड़ा है, कर रहा है, करने दो, इस तरह की बातें आ जाती हैं। और उसके पहले तक ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो घर परिवार के पैसे से कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत
रहती है। आपने कुछ ऐसा साहस सुना है क्या कि हाँ, नहीं लोगों का बिल्कुल, क्या मैं तो मतलब? सोचता हूँ कि हर स्टूडेंट के जीवन में ये गुजरता है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इससे ना गुजरा होगा। बहुत धनाढ़ लोगों की बात नहीं करूंगा, अब जिनके फादर बड़े अफसर हैं या जो बहुत मतलब धनी परिवार से आते हैं, उनके लिए नहीं कहूँगा, मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में तुम हर व्यक्ति इस दौर से जरूर गुजरा है। वो एक सजेशन हमेशा रहता है ना, ये क्यों करा रहे हो, उससे अच्छा ये करा दो। बिल्कुल, जो नहीं जानता वही ज्यादा देता है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये है, जो नहीं जानता वही इसकी सलाह ये देता आपने बहुत सही बात कही है, क्योंकि मुझे भी खुद को पता है, जिनके खुद के बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको बिल्कुल कोई सजेशन नहीं है, पर दूसरे जो लोग कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट कि मैं कुछ अच्छी जगह पे पहुंच जाता, या मेहनत ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ना, भाई चोरी हारी थोड़ी ना कर रहे हैं, पढ़ाई ही तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, होना ही चाहिए ऐसा। नहीं, मुझे आपसे ना इसके लिए 2 शब्द चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं ना शायद इस फेज से गुजर रहे होंगे, 1 साल हो गया, पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 साल 3 साल, उन सब के लिए कुछ कहिए आप कि ना यार लगे रहो, या जो भी आपको लगता है ना जो आपके समय से होता हुआ आया है और वो हमेशा होता रहेगा सोसाइटी का प्रेशर, पर आपको उन लोगों को कैसे झेलना है इस चीज को? नहीं, समाज अब पहले से परिवर्तित हुआ है। अच्छा, अब तो 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे कि कोई इस तरह का प्रेशर बनाता था कि क्यों करवा रहे हो पढ़ाई, बुला लो, अब तो उम्र हो गई, शादी की उम्र में कोई पढ़ाई करता है क्या, इस तरह की बातें हुआ करती थी। अब लोग समझ रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं कि अब तैयारी करने में या अपने पैर में खड़े होने में जो बात है वो उसको एक अवसर देना चाहिए, वो करे। विवाह तो उसके बाद कर लेगा, इसीलिए आप देखिएगा विवाह की औसत आयु भी बढ़ चली है। जो पहले औसत आयु में शादी कर लेते थे वो ऐसा नहीं हो रहा है। जी, तो मतलब लोग समझने लगे हैं, बिल्कुल समझने लगे। और ये भी है कि भाई मतलब करना चाहिए एक्चुअल में मेहनत। हाँ बिल्कुल। आपके हिसाब से मतलब ये एक बहुत जनरल डाउट है, कितने सालों तक करना चाहिए तैयारी और किस बेस पे करना चाहिए? क्या है ना, ऐसे कई लोग हैं जिनको 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, क्या उन्हें क्विट कर देना चाहिए, दूसरे फील्ड में जाना चाहिए, कि लगे रहना चाहिए? नहीं, लगे रहना चाहिए, परिणाम तो आपको मिलेगा। एक ही चीज होगा, और एक इसके कोई निश्चित बॉन्डेज नहीं है कि कितने साल तक तैयारी करनी चाहिए। कोशिश तो करेंगे कि आप पहले ही साल में अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाए, पोस्ट पा जाए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं चलो कुछ ऊंच नीच रह गया, कि नहीं कर पाए, कुछ अंकों से रह गए, तो आपको 2-3 साल बिल्कुल करनी चाहिए। अपनी क्षमता को कभी कभी आदमी नहीं पहचान पाता है, और जब चैलेंजेस आते हैं तब उसकी खूबियां उभर कर सामने आती हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, हो जाता है। एडीओ पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस पोस्ट में क्या क्या मिलता है, कैसी सैलरी रहती है, क्या घर वर मिलता है, गाड़ी मिलती है? नहीं, गाड़ी वगैरह घर जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सुविधाएं नहीं है इसमें। आपको सैलरी मिलेगी और आपको काम करने के लिए लोग मिलेंगे। जिस समय मैं ज्वाइन किया था उस समय तो कैडर विकसित नहीं था। आज के समय में तो कैडर इतना विकसित हो गया है कि सरपंच हो गए, सचिव हो गए, आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे, ऑफिस का स्टाफ आपकी सहायता करेगा। इसके साथ साथ अभी वर्तमान में पीआरपी, एफएलसीआरपी, सक्रिय महिला, बैंक मित्र, ऐसे करके पूरी महिलाओं की स्टाफ ही हो गई है। नीचे में कैडर्स विकसित हो गए हैं। वो कैडर आपके कामों में सहायता करते हैं, तो आपको प्रोग्रेस जल्दी आ जाता है। ये बहुत सही है। पहले सिर्फ आप वन मैन आर्मी केवल हम ही लोग सब काम आपको करते करना थे। पड़ता था। ये बाद में आया सब धीरे धीरे फिर आप तो अभी वर्तमान में जैसे कोई आता है इस पद पर व्यक्ति, तो उसको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ। अच्छा, नहीं आपसे लोअर ग्रेड पे आपको कौन कौन से ऑफिस स्टाफ मिलते हैं जो आपको हेल्प करेंगे? लोअर ग्रेड नहीं कहूँगा, उनको लोअर ग्रेड क्यों कहें हम? नहीं मतलब आपके लिए असिस्टेंट्स में कौन कौन रहते हैं और वो उनका चयन कहाँ से होता है? नहीं, सचिव करेंगे आपकी सहायता। अच्छा, हाँ, ओके। एक्चुअल में क्या है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 2 विंग है। एक तकनीकी विंग होता है, एक प्रशासनिक होता है। अच्छा। और ये 2 शाखाओं में बटा है, एक तो पंचायत हो गया, दूसरा ग्रामीण विकास। तो पंचायत अगर मैं विभाग की बात करता हूँ तो उसमें हमारे करारोपण अधिकारी वो लोग आएंगे, पंचायत सचिव आएगा। जब ग्रामीण विकास की बात करता हूँ तो उसमें सहायक विकास विस्तार अधिकारी आएंगे। तो एक्चुअल में ग्राम्य लेवल पर सचिव ही काम करता है, और ग्रामीण विकास में और पंचायत में करारोपण अधिकारी और सहायक विकास विस्तार अधिकारी काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कार्यकारी के रूप में सीओ रहते हैं जो पूरे काम को कराते हैं। ओके। जी। कोई ऐसा इंसिडेंट जब आपको लगा हो कि यार ये
ये आप मतलब ये कितना अच्छा जॉब है। हाँ, तो एक ऐसा कोई मोमेंट ऐसा बहुत बार बताइए, लगा कुछ ऐसा बहुत बार लगा। कई बार उच्च कार्यालय हमको कहता है कि आप सफलता की कहानी लिखिए। तो जब सफलता की कहानी लिखने की बारी आती है और जब आप गांव में जाते हैं या विजिट करते हैं, तो ग्रामवासी एकत्र हों या महिला समूह एकत्र हो गई, वो अगर कहती हैं कि हाँ, आपकी वजह से हमारी जीवन शैली सुधर गई, आपकी वजह से मैं गरीबी उन्मूलन, मतलब क्या कहना चाहिए, गरीबी से मुझे मुक्ति मिली, तब आपको लगेगा कि नहीं। देखिए, विकास कार्य कहने का मतलब यह है बिल्डिंगें तो बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सब ठीक है, लेकिन कोई यह व्यक्ति कहे कि आपके कारण मैं उपकृत हो गया, मेरी जीवन शैली आपके कारण सुधर गई, तो ये आपके लिए गर्व करने का क्षण होता है कि लगता है कि नहीं यार, बच्चा है जो भी हो, काम तो मैंने किया है। सोसाइटी में चेंज बिल्कुल, सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए बहुत भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है इनकी। तो इसके साथ साथ तैयारी करने के लिए वक्त मिल जाता है? फील्ड जॉब था तो समय मिल जाता था, वो टाइम बाउंडेड तो रहता नहीं कि आप अर्ली मॉर्निंग भी जा सकते हैं, आप इवनिंग भी जा सकते हैं। अच्छा, बस काम होना चाहिए। बस काम होना चाहिए। नहीं तो जैसे अगर कोई इस एग्जाम को दिला के एक स्टेप समझ के लेते हैं कि मैं ATO बन जाता हूँ और उसके साथ साथ में तैयारी करूँगा, तो क्या वक्त मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और हायर स्टाफ सपोर्ट कर देती है इस चीज़ के लिए कि आप तैयारी कर सकते हैं, या ऐसा? नहीं, सपोर्ट तो अथॉरिटी नहीं करती, एक्चुअल में ये व्यक्तित्व के लिए होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग होते हैं भाई। बॉस आपको सेम टाइम हमेशा अच्छा मिले ये जरूरी नहीं है। तो सपोर्ट करते हैं कई लोग नहीं करते हैं। तो जैसे ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, आप अपना काम कर लिए, तो उसके बाद मैनेज किया जा सकता है पढ़ाई? मैनेज किया जा सकता है उसके बाद थोड़ा हाँ, रेगुलर, क्योंकि फील्ड का जॉब है, कभी कभी एक्स्ट्रा प्रेशर भी आता है कि आपको नाइट में भी काम करना है, आपको डे में भी काम करना है, तो उस समय आपको करना पड़ेगा, लेकिन बाकी आप समय अपने निकाल सकते हैं। नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपने खुद इसके साथ कई बार पेपर दिलाया है, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। तो ये आप कैसे मैनेज करते थे? आपका मैरिज भी हो गया था, सब कुछ आप एक साथ मैनेज करते थे। ये मैं इसलिए स्पेसिफिक आपसे मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं यहाँ पर जिनकी शादी हो गई, जिनके बच्चे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, ऐसे हम लोग कई स्टूडेंट्स को जानते हैं जिनकी खुद की शादी हो गई है, वाइफ है उनकी, या वो खुद वाइफ जो है वो खुद तैयारी कर रही हैं। तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि आप ही इसको अच्छे से बता सकते हैं। अब देखिए, हर व्यक्ति का स्ट्रेटेजी अलग अलग है। मेरे साथ जो हुआ है और मैंने जो किया है उसको मैं बता सकता हूँ। तो वाइफ भी मेरी पढ़ने वाली है, वो भी अभी योजना अधिकारी है। तो हम क्या है, अभी जो मैंने बताया ना कि बेडरूम किताबें से भरी रहती थी हमारी करके, हम कोई अलमारी खोलते 2 किताबें उधर से गिर जाती, कोई अलमारी खोल रहे हैं तो उधर किताबें रखी हुई हैं, ऐसा करके। तो आपस में हम लोग डिस्कस कर लेते थे, आपस में हम लोग पढ़ाई भी कर लेते थे। उसने भी PSC का इंटरव्यू कई बार दिया और आखिर में योजना अधिकारी के रूप में सिलेक्ट हुई, सिविल जज में वेटिंग में रही। तो हम लोग फिर मैनेज कर लेते थे क्योंकि दोनों फील्ड से जुड़े थे, इसलिए वो भी समझती थी मेरी दिक्कतों को और मैं भी समझता था। ओके। तो उनकी जॉब कब से लगी हुई है मैम की? वो 2017 से है। 2010 में वो BLI के पद पर सिलेक्ट हुई। उन्होंने भी पहले व्यापम का एग्जाम दिलाया और उसमें सिलेक्ट हुआ, वो सिलेक्ट हुई। राज्य स्तर पर उनका 3रा स्थान रहा था उस समय जो BLI के एग्जाम में। तो हुआ ये कि जब 2010 में एग्जाम दिए ना, तो वो पोस्ट ग्रेजुएट थी नहीं, ग्रेजुएट थी। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट होती तो ASO बन जाती, और ग्रेजुएट रही इसलिए BLI का पद मिला। हाँ, मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि कैसे वो अपने हाउस होल्ड काम को भी मैनेज करती थी। क्योंकि चलिए, जैसा मेरा पर्सपेक्टिव है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक आदमी के लिए क्या रहता है कि वो अपना मतलब ऑफिस काम करके आके फिर पढ़ने के लिए उनको टाइम मिल सकता है। हाँ। पर इसके बाद क्या रहता है कि महिलाओं को ऑफिस का भी काम करना है, फिर उसके बाद घर का भी काम करना है, फिर उसके बाद भी पढ़ाई करनी है। तो वो कैसे करती थी मैनेज? शुरू में हम दोनों थे, तो हम लोग तो जिस समय पढ़ाई करते थे उस समय टिफिन मैनेज कर लेते थे। अरे वाह। हाँ, कि चलो ठीक है, अभी 1 महीना जम के पढ़ना है तो 1 महीना खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम टिफिन बुलवा लेते हैं। लेकिन बच्चे हो गए, अब तो टिफिन से काम चलेगा नहीं। तो बच्चे होने के बाद में हमने एक बाई रखा अपने यहाँ खाना बनाने के लिए कि, और वो
बच्चों को भी थोड़ा सा देख लेती थी। और इस तरीके से भाई इनकम या हमारे सैलरी से हमने एक निश्चित % उस पर लगाया ताकि हम आबाद रूप से पढ़ सकें करके, तो ये किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही लाइफ पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरी जर्नी में। लाइफ पार्टनर तो खैर जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लाइफ पार्टनर हो आपको समझ रही है, ये बहुत जरूरी है बस। तभी आप रेगुलरली मेहनत हाँ। कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी एज 42 है जी। और आप इस चीज़ को कंटिन्यूसली करते रहे, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आज यहाँ पर कोई भी एक बंदा भी या बंदी पर्सन कोई भी यहाँ पर सुन लिया इस बात को कि सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो ये वीडियो सफल है। नहीं होने के बाद में ऐसे बहुत सारे लोगों ने फोन किया, खुद मेरे स्टाफ में भी मेरे फ्रेंड्स, अरे आप पढ़ते रहे हमको पता नहीं चला। तो पढ़ता रहना कैसे पता चलेगा? मैं ऑफिस में थोड़ी पढ़ता था, घर में पढ़ता था, है ना? तो हाँ नहीं, अब हमको भी, अब हम भी करेंगे ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे लगा नहीं ना ठीक है, इनको भी करना चाहिए अब। तो सर अब ये बताइए कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट रहती है और कि कैसे डिफरेंट है पीएससी एग्जाम से? पीएससी 3 स्टेज एग्जामिनेशन है और व्यापम जो है सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है ना? हम बार बार कहते रहे हैं कि भाई एक सिंगल संडे आपके भाग्य का फैसला कर देता है। आप एक रविवार के एग्जाम में बैठिए, दूसरे दिन अपना स्टेटस चेंज कर लीजिए, आप ऑफिसर हो गए। तो पैटर्न डिफरेंट है दोनों का, क्योंकि आपको उसमें प्रीलिम्स, पीएससी में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू करना पड़ता है। इसमें आपने एक सिंगल स्क्रीनिंग टेस्ट दिया या प्री दिया तो आप सीधे सीधे पोस्ट पा गए। हाँ, ये तो बेसिक डिफरेंस है इसमें। और नॉलेज लेवल का कैसा है? मतलब कोई ऐसा है क्या कि इसके लिए थोड़ा अलग पैटर्न से पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ता है पीएससी के लिए, या इसके लिए सिर्फ फैक्ट याद करना पड़ता है? आजकल व्यापम में भी पैटर्न चेंज हुआ है। व्यापम में भी आपको थोड़ा सा फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा, फैक्चुअल बोल रहा हूँ, कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। ओके। हाँ, लेकिन फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जितना फैक्चुअल आप स्टडी करते हैं उतना ही सिंगल स्टेज एग्जाम में पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो और पीएससी के लिए चूंकि आपको आंसर राइटिंग करनी है, इसलिए फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रश्न कंसेप्चुअल भी रहते हैं। अभी तो और पैटर्न चेंज हुआ है, तो बढ़िया अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं अभी। जी। तो जैसा आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, हम लोग जब ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे कि आप कंसेप्चुअल वाइज बहुत अच्छे थे, एक बार पढ़ने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता था, पर फैक्ट याद करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको देख के लगता है इतना डेटा मैं कैसे याद करूंगा करके। तो आप उसके लिए अपना राज बताइए कि कैसे आप याद किया करते? मैं ये करता था कि जैसे मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ दिन भर में, तो जिन चीजों को मुझे याद रखने की आवश्यकता हो, चाहे वो डेटा हो चाहे तथ्य हो, जो मुझे एक बार में नहीं आया, तो उसको ये मैं एक डायरी मेंटेन करता था। उस डायरी में उसको नोट कर लिया और नोट करने के बाद में शाम को या रात में जब हम बिस्तर में गए तो उसको एक बार रिवाइज कर लेता था, देखूं तो आज यार दिन भर में क्या क्या लिखा, उसको पढ़ लिया। उसको पढ़ने के बाद में सो गया। फिर जब उठे, नींद खुली, तो किताबें बिस्तर में पड़ी रहती थी। उसके बाद जब नींद खुली तो उस डायरी को फिर उठा लिया, बोला फिर देखा यार रात को क्या क्या पढ़ता था, तो रात एक बार और उसको रिवाइज कर लिया। तो इससे ये हुआ कि उन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक समय के बाद वो याद होता चला गया। ओके। कभी ऐसा लगा कि मैं जो पढ़ा हूँ और यार याद नहीं आ रहा है, ऐसा करके कि इसी पैटर्न से हो जाता है याद? हो जाता ही है। अब आप देखिए कि इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। हनुमान चालीसा की आपने याद किया? हनुमान चालीसा को किसी दिन आप उस पुस्तक को उठा लिए या चालीसा को उठाया और कहा कि आज तो मैं हनुमान चालीसा याद करके ही दमूंगा, ऐसा कहा क्या? लेकिन याद होगा, मैं समझता हूँ। हाँ, वो तो इतने बार रिपीट में सुन लिया है कि हो गया, आपने अवचेतन रूप में याद कर लिया उसको, कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज अभी आप शुरू करेंगे, अंत में खत्म हो जाएगा। तो ये जब आप शाम को और सुबह जब पढ़ते हैं ना, तो ये भी सेम वैसा ही हो जाता है। हालांकि समय के साथ आपकी डायरी मोटी होती जाएगी, लेकिन आपको एग्जाम में याद आ जाए इतना तो याद आपको रह ही जाएगा। ये बहुत अच्छा टिप दिया। एकदम रटा हुआ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शुरू से खत्म करके डायरी को आप लास्ट कर देंगे, लेकिन एग्जाम में आप बना ले, लिख ले, इतना आपको मालूम, मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये 4 ऑप्शन में अगर वो दिख गया बिल्कुल तो यार यही है, एकदम सर्टेनली बनेगा, गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इतना रहेगा आपका।
नहीं, हमारे यहाँ ऐसा होता है हमारे ज़माने में कि हम रात को सोते समय इंस्टाग्राम देखते हैं और सुबह उठते वक्त इंस्टाग्राम देखते हैं। तो ये तो ठीक है, प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह तो है। अगर आपको लगता है कि मुझे स्क्रीन में ही देखना है करके, तो आप अपने नोट पैड में नोट करिए। उसमें मोबाइल में होता है ना नोट्स लिखने वाला सेक्शन, उसी में नोट करते चलिए और अपने मन की तसल्ली करिए, उसी को देखिए। मोबाइल देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ ऐसा करके, डायरी में नहीं लिखकर। आप कैसे डिस्ट्रैक्शन से डील करते थे? मतलब आपके लाइफ में किस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस आते थे पहले, और फिर उसको आप डील कैसे करते थे? फोन, मूवीज, घूमना फिरना, इन चीजों से आप कैसे डील करते थे? मतलब उनको करना है कि नहीं करना है? हाँ, मतलब किया करते थे, नहीं किया करते थे, हाँ। या उस समय कैसे करते थे, नहीं यार पढ़ना है करके? नहीं, ऐसा नहीं। आपको मूवी जाने का मन है तो मूवी जाइए, कुछ और आपको हॉबी का है या ऐसा करना है चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, और शौक से करिए। और उसके बाद ये इतना जरूर ध्यान रखिएगा, लेकिन वापस लौटना है तो उत्साह से फिर भिड़ना है भाई। ये केवल अपने आप को रिचार्ज करने जैसा है और कुछ नहीं। जैसे मूवी देख के आ गए, मूवी देख के आके बोले नहीं चलो चार्ज हुआ, कुछ तो हो, इमोशनली आप अटैच हुए या कुछ उससे लगा कि कुछ सीखने को मिला, नए लर्निंग वर्ड्स हुए, वो भी मिलता है सीखने को। या आप हॉबी करते हैं तो आपका तनाव जाता है। हाँ। आपने कुछ अपने अंदर ऑब्जर्व किया कि वो सूरज जो पहले बैचलर आ करते थे अपने जवानी के टाइम पे एकदम, उस समय आप कैसे तैयारी किया करते थे, और इसके बाद जब आप पूरे मैरिड हो गए, अच्छे से आपका पूरा फैमिली बन गया, उसके बाद आप कैसे तैयारी किया करते थे? नहीं, उस समय जो तैयारी करते थे हम लगातार पढ़ते थे। जैसे बैठे हैं, फ्रेंड्स भी बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो पता चला कि 12 बजे बैठे हैं, कब 6 बज गया पता ही नहीं चला। उसके बाद कह रहे चलो यार चाय पी के आते हैं, ये वो दौर था। लेकिन जब वाइफ साथ में तैयारी करती थी तो उसको बीच बीच में काम भी करना है, बीच में बच्चे भी संभालने हैं, तो ये अंतर आया है दोनों में। अब तैयारी का समय घट गया और आधा हम पुराने ज्ञान पर भरोसा करने लगे और नए चीजों में केवल करंट इवेंट को देखना शुरू कर अपडेट करते हैं, इतना ही करते थे। ओके। और कुछ आपको ऐड करना है एडीओ के रिस्पेक्ट में कि ये स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए इस एग्जाम के लिए जब आएंगे तब? इस एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करते हैं या चाहते हैं कि इस पोस्ट में मुझे जाना चाहिए, तो अभी तो एक PGDRD का डिग्री एकदम अनिवार्य कर दिया है, उसमें अतिरिक्त नंबर दे रहा है। अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको थोड़ा सा अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे आजीविका हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, हिंदी का सेक्शन हो गया, पंचायती राज का सेक्शन हो गया, इससे कोशिश करें कि गलतियां ना हो, और ये संभव है, क्योंकि ये बिल्कुल संभव है। आप अगर स्टडी करते हैं, नोट्स प्रॉपर बनाते हैं तो किया जा सकता है। मैथ्स तो है नहीं, गलतियां कम से कम करें। एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन का है, आप कोशिश करें कि 25 से 27 सही कर ले। जी। तो क्या पीएससी और इस एग्जाम की तैयारी दोनों एक साथ हो सकती है? दोनों एक साथ तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि पैटर्न डिफरेंट है और सिलेबस भी डिफरेंट है। आपको कुछ समय तो इसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके समझ। क्या डिफरेंट है जिसके लिए अलग से? जैसे कि आजीविका केवल एडीओ में आप पढ़ पाएंगे, पीएससी में इसकी उतनी उपयोगिता नहीं है। हाँ, ग्रामीण विकास के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं, पंचायती राज भी जुड़ा हुआ है। हाँ, हिंदी आपको मेंस और प्रीलिम्स में काम आएगा। तो मतलब ये एक्स्ट्रा आप अलग? हाँ, एक्स्ट्रा कुछ है वो आपको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है सारे एडीओ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा पीएससी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप कई सालों से इस एग्जाम को दिला रहे हैं। थोड़ा डिटेल में बताइएगा, आप कब से स्टार्ट किए, कितने आपने कई बार मेंस दिलाए हैं, कई बार आपने इंटरव्यू दिलाए हैं, तो इस जर्नी के बारे में बताइए सबसे पहले। तो अब 2005 में मैं सबसे पहले दिया था एग्जाम यहाँ पर। मैं 15 दिन ही आया हुआ था मुझे यहाँ पर तैयारी करने के लिए, और दिया था। तो अब ईश्वर की अनुकंपा कहें या जो पढ़ा वही आ गया, तो पास हो गया मैं उसमें। 15 दिन का समय था मेरे पास। हाँ, तो लोग बोलते थे कि इतने कम समय में कैसे पास हो गया करके, तो मैं कहा ये बन गया पेपर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, होता है ना कि हम जो चीजें पढ़े रहते हैं या किसी टीचर के गाइडेंस में रहते हैं, वो बताए रहते हैं, तो वो हो जाता है। तो वैसा हो गया, वो रिटर्न पैटर्न था। तो उस समय उसमें पहली बार मेंस लिखा था, उसके बाद फिर 2008 का, 11 का, ऐसा करके कंटिन्यू 2019 तक चला है।
ओके, जी। इतने साल आप दिलाते गए। तो आपका एक बहुत अच्छा आइडिया है कि इस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। थोड़ा सा प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए CGPSC प्रीलिम्स को? CGPSC प्रीलिम्स को अप्रोच करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको सिलेबस का कोई पार्ट नहीं छोड़ना है। आपको होता ये है कि एक्चुअली स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ता है। किसी को हिस्ट्री पसंद है तो पढ़ने बैठेगा तो सबसे पहले हिस्ट्री उठाएगा। किसी को कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उठाएगा। किसी की ज्योग्राफी पसंद है तो ज्योग्राफी। आपके इंटरेस्ट के विषय को पढ़ने से प्रीलिम्स में क्वेश्चन की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अगर मैं हिस्ट्री को कई घंटा दे रहा हूं तो उसमें जितने क्वेश्चन आते उतने ही आएंगे ना। मेरे ज्यादा घंटे देने से उसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे। तो आपको हर विषय को उतना ही वेटेज देना है जितना क्वेश्चन वहां से आता है, लेकिन सिलेबस के किसी भी पार्ट को बिल्कुल ना छोड़ें। आप सिलेबस का कोई पार्ट नहीं छोड़ते, निसंदेह आप सफल होंगे। सो रहिए, सब चीज को आपको अटेम्प्ट करते जाना है। अपने अटेम्प्ट तो आप एग्जाम हॉल में करेंगे, लेकिन सिलेबस में जो दे दिया है उसका कोई भी भाग नहीं छोड़ना है। ज्योग्राफी मुझे पसंद नहीं, अब ज्योग्राफी आपको पसंद नहीं है और आप कहेंगे इसको नहीं पढ़ता, इसकी जगह मैं संविधान पढ़ लेता हूँ, तो ज्योग्राफी क्वेश्चन कौन बनाएगा? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कौन बनाएंगे? तो ये तो आएगा ना। भाई आप कहते हैं नहीं है, चलो 4 क्वेश्चन अगर ज्योग्राफी से पूछ लिया, वो चारों आपसे नहीं बने, अब आप 1 नंबर से चूक गए, तब जिम्मेदार कौन है? अब आप कहेंगे मैंने मेहनत बहुत की तो थी, लेकिन ज्योग्राफी पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, पढ़ना चाहिए था उसको। सिलेबस आप बिल्कुल ना छोड़ें, सिलेबस को एकदम कंप्लीट कीजिए ही कीजिए, तब कहीं जाके आप। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ हो सकती है कि अलग से पढ़ा जाए? नहीं, हो सकती है, लेकिन जब प्रीलिम्स नजदीक आएगा ना तो आप 1-2 महीने एकदम प्रीलिम्स पर फोकस हो जाइए, बाकी के समय आप मेंस को करिए। मेंस की तैयारी आप कर लिए रहते हैं तो प्रीलिम्स की तैयारी कमोबेश हो गई होती है, आधे से ज्यादा आप जान चुके होते हैं। आपको स्वयं को पॉलिश करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आप प्रीलिम्स के जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उतना ही आप ज्यादा श्योर होते जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, तो जैसे आप किस तरीके से किया करते थे प्रीलिम्स की तैयारी? मतलब उसके लिए आप प्रॉपर नोट्स बना के करते थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से लगाए? शुरू में तो विषय या आप कहीं क्लास कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके नोट्स पढ़िए, या फिर आप बुक्स पढ़ के अपने नोट्स बना लीजिए। मार्केट में सारे बुक अवेलेबल है, किसी भी कोचिंग का भी उठा सकते हैं, नहीं है तो कोई बेसिक बुक भी उठा सकते हैं NCERT वगैरह का, तो उससे आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स को आपको डे बाय डे अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। वो नया फैक्ट मिला, लिख लिया, ये आप करते रहेंगे तो ये कर सकते हैं, फिर हो जाएगा वो। फिर उसके बाद इस चीज का अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ चेंज हुआ है बोल रहे हैं प्रीलिम्स में 2021 के पेपर से, तो आपने वो क्या चेंज ऑब्जर्व किया और आप उसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना चाहिए? अभी अब उसको देखने से ये लग रहा है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा है, अब नए क्वेश्चंस बनने लग गए हैं यहाँ भी, तो आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा। अब चलता है कहने से नहीं होगा, या आप बेसिक नॉलेज रखते हैं बोले नहीं इतने में तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और कोई सिक्योर्ड नंबर नहीं है, जैसे लोग बोलते नहीं है कि अब इतना का है 60 कर लेगा तो जनरल सिक्योर्ड है, कट ऑफ में आ जाएगा, वैसा नहीं। कट ऑफ खेल मत खेलिए आप, आपसे जितने अटेम्प्ट हो सकते हैं करिए, जितना बन सकता है बनाइए, और कोशिश करें कि मैक्सिमम बनाएं। मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए? मेंस की तैयारी मैं कहना चाहूंगा कि केवल और केवल लिख कर देखें। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही पारंगत होते जाएंगे। रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप कितना जानते हैं वो नहीं है, आप एक्सप्रेस क्या कर पाते हैं वो जरूरी है। असल बात में हम जानते बहुत कुछ रहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं ना, और डायरेक्ट एग्जाम में लिखना होता है, तो क्या लिखूं और क्या छोड़ दूं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का आंसर लिख लेने के बाद में समझ में आता है, अरे यार मुख्य चीज जो मुझे लिखनी तो मैं लिखा ही नहीं, और मेरा पूरा समय और लाइन खत्म हो गया। तो ऐसा होता है। और बाकियों के पेपर देख के तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या लिखा है, इससे अच्छा तो मैं लिख लेता करके। तो हाँ, वैसा लगता है, पर खुद से प्रैक्टिस करते बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इससे राइटिंग भी सुधरेगी और आपका आप
अब लिख के देखिए ना, और अपने ही पेपर को 2 घंटे बाद खुद पढ़िए कि आपने क्या लिखा है। आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने कुछ उल्लेखनीय काम नहीं किया है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो आप कैसे किया करते थे? टॉपिक्स खुद से छांट के लिख देते थे कि जो पहले के आए हुए हैं उनके पहले आए हुए हैं उनको, तो सबसे पहले तो वही प्रैक्टिस करिए आप, फिर बाद में आप क्वेश्चन छांटिए धीरे से, फिर आप जी, आप टेस्ट सीरीज दिलाते थे? टेस्ट सीरीज नहीं दिया मैंने, नहीं दिलाया कभी? नहीं कभी नहीं दिलाया। वो उस समय जब प्रीलिम्स में हुआ करता था, टुटेजा सर लेते थे, हाँ, तो उसको दिलाते थे हम लोग। अच्छा। हाँ। फिर इसके बाद आपने मेंस के लिए अच्छे से कर लिया, बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, पर ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है, क्या ये शुरू से ही करते रहना चाहिए जिस दिन से आप पढ़ना चालू किए हैं, कि जब मेंस आएगा तभी लिखना शुरू? नहीं, शुरू से करिए, शुरू से करिए, एक एक करके। जब आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का। ओके। इंटरव्यू के बारे में बताइए। पहले तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कैसा रहा है एक्सपीरियंस। 2-3 बार आप गए हुए हैं। हाँ। तो क्या पूछा जाता है, कैसा माहौल रहता है? नहीं, इंटरव्यूअर तो सब कुछ जान जाते हैं, आप चाहे कितना ही बनावटी बन के जाइए वहाँ, वो इतने लोगों का ले चुके होते हैं कि आपको देखते ही स्क्रीनिंग कर लेते हैं कि अमुक बंदा ऐसा है करके। एक बार में जान जाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कैसे करना चाहिए? इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का ही विकास है। इतने दिनों में जो आपने पढ़ा है वही आप वहाँ पर बता पाएंगे, और फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर तो आप दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वहाँ पर पूछ रहे हैं, वो उसमें देखना चाहते हैं कि आप क्या निष्कर्ष निकाल कर उनको बताते हैं। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है वहाँ पर। तो किसी का अगर वैसा पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि खुद को कभी कभी समझ में आ जाता है ना कि मैंने कुछ खास अचीव नहीं किया अपने लाइफ में, ऐसा, तो क्या इस चीज की तैयारी की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। और एक्चुअली आप बहुत ज्यादा तैयारी करके जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही ना अपनी पूरी तैयारी भूल जाते हैं। तो प्रेशर रहता है, थोड़ा सा रहता है वो। हाँ, बाकी आप इंटरव्यू देते देते कोई चीजें इंटरव्यू को अच्छी लग जाती हैं तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, मिल जाते हैं। ओके। तो ऐसा कोई प्रिपरेशन टिप या इस चीज का हमेशा ध्यान रखना इंटरव्यू देते समय, इसके बारे में कुछ बताइए? अब अभी तो उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट तैयारी, मॉक इंटरव्यूज की तैयारी करा रहे हैं। बाकी अब अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और कोशिश करिए। जो मैंने किया वो मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में मैंने नेचुरल बातचीत का पैटर्न रखा। मैं पिछले इंटरव्यू में जब गया तो मैं सोचता था कि हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी ही बोलूँ, उसके बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करूँ। अच्छा। लेकिन इस बार के इंटरव्यू में गया तो मैंने सोच रखा था कि मैं जैसे बातचीत करता हूँ सिर्फ वैसे ही बातचीत करूंगा, मैं कोई हिंदी छिंदी बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसे हम बातचीत के दौरान हमारे बीच में इंग्लिश वर्ड्स आ जाते हैं, तो अब इंग्लिश वर्ड्स आ गए तो आने दो। अच्छा, ठीक है। तो मैंने वैसे ही दिया, हिंदी ऐसा नहीं कहा, या कोई ठीक है यार सोच के बोलता हूँ ऐसा नहीं है। ठीक है, बीच बीच में अंग्रेजी निकल रहे तो कैसे करूँ, ये बातचीत करने का तरीका है हमारा, तो क्या करें। तो ऐसा सामान्य बातचीत, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कहने से कि जो आप हो बस वही प्रेजेंट करिए, वो जान जाएंगे। तो आप एडीओ थे, फिर उसके बाद जब आप जाते थे इंटरव्यू देने के लिए तो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस होते? बिल्कुल। एडीओ थे और उसके पहले शिक्षा कर्मी रहा, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसमें आके आप क्या कर लेंगे। तो इसका क्या जवाब देना चाहिए? भाई, प्रशासन के साथ आप जुड़कर अपनी योग्यता में वृद्धि करना चाहता हूँ और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ओके जी, एक जनरल आंसर कि हाँ मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, ऐसा? हाँ, देखिए आप जब उच्च पद में जाएंगे तो ट्रेनिंग पे तो लेंगे, ट्रेनिंग सरकार कराएगी ना। जब आप ट्रेनिंग कराएंगे तो आप पॉलिश होंगे। आप जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही पॉलिश होते चले जाते हैं, तो आपकी योग्यता बढ़ी, और फिर उस योग्यता के साथ आप लोगों की सहायता कर पाएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो मिला है आप समाज को लौटाएंगे, ये जरूरी बात है। तो मतलब इस तरीके से हम लोग अपने पूरे इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। कि हॉबीज के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, होता है जनरली, और हॉबी से होता ही है। अगर कोई हॉबी लिखता है इंटरव्यू में तो हॉबी से क्वेश्चन श्योर होता है। मेरी हॉबी कविताएं लिखने की है, कविताएं मैं लिखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे वहाँ एक कविता सुनाने के लिए भी कहा,
और आप कविता लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा बोले। तो मैंने कहा कि भाई व्यक्ति संवेदनशील होता है उससे, तो संवेदनशीलता से क्या फर्क पड़ जाएगा बोले। संवेदनशील एक अच्छा प्रशासक होता है। संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, प्रशासन का गुण है। अगर आप संवेदनशील नहीं है तो आप कुछ कर नहीं कर पाएंगे। आप काम करने जा रहे हैं कहीं पर फील्ड में, आप संवेदनशील है तब तो कर पाएंगे, अदरवाइज उनको उनके हाल में छोड़ देंगे। जी। रिसेंट वाले आपके पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जी। आपने एक और एग्जाम क्रैक किया जी, और अभी आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है जी। तो कभी भी कोई ऐसा पोस्ट आया सिमिलर टाइप का तो उनको भी गाइडेंस मिल जाए। तो अभी आप कौन से पोस्ट में उसके बारे में? अभी मैं सहायक अनुसंधान अधिकारी, सहायक संचालक के पद पर हूँ। ओके जी। तो ये CGPSC करवाते हैं? हाँ, CGPSC। कितने पोस्ट निकलते होंगे आप? नहीं, ऐसा कितने निकलते हैं ये पूर्वानुमान तो नहीं लगाया जा सकता है। जैसा जैसा रिक्तियां रहेंगी उस हिसाब से पद निकलते रहेंगे। और कोई रेगुलर फेज में निकलता नहीं, है? रेगुलर फेज में नहीं, केवल रिक्तियों के आधार पर। अगर रिक्तियां हैं और विभाग ने भेजा है तो परीक्षा लेगा CGPSC, नहीं तो कोई बात नहीं तो नहीं रहता। और इसमें क्या मतलब कोई ऐसा रहता है क्या कि यही डिपार्टमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, यही ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है इसमें पोस्ट। हाँ, बाकी जो वो चेंज होते रहता है कि कौन देंगे ऐसा करके। PG मांगता है इस पोस्ट के लिए। कॉमन ग्रेजुएट तो आप CGPSC दे सकते हैं, आप राज्य सेवा परीक्षा। जी। तो जैसे इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट है वो लोग दिला सकते हैं कि इधर के ही फील्ड वाले, लिटरेचर फील्ड वाले? नहीं, वो विभाग निर्धारित करता है कि कौन भरेगा कौन नहीं भरेगा करके। ओके। जी। उसके लिए एकदम कोई क्राइटेरिया तय नहीं है, यही देंगे यही नहीं देंगे करके। उनकी जैसी जैसी आवश्यकताएं रहती है उस हिसाब से। तो इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, आपका क्या रोल रहता है? अब ये बेसिकली आदिवासियों के जीवन शैली या उनकी संस्कृति से अनुसंधान से जुड़ा हुआ कार्य रहता है इसमें। उनके संबंध में कोई शोध परक लेख प्रकाशित करवाना, कोई मोनोग्राफ प्रकाशित करवाना, ये सब काम इसमें करते हैं। या योजनाएं हैं जो लागू की गई हैं, उनका लाभ उनको कहाँ तक मिला, ये सारे का आकलन करते हैं इसमें। तो आपका जैसे ये हाईएस्ट पोस्ट है आपके डिपार्टमेंट में, इसमें भी? नहीं, हाईएस्ट पोस्ट नहीं है ये। और कौन कौन रहते हैं तो इसके? अब इसमें फिर उप संचालक होंगे, फिर जॉइंट डायरेक्टर होंगे, ऐसा करके हायरार्की बना हुआ है। फील्ड का काम ज्यादा रहता है इसमें भी काम ज्यादा। ओके। तो इस एग्जाम के लिए कोई अलग से तैयारी की, ये भी मतलब सेम पैटर्न पे ही रहता है? सेम पैटर्न पर रहता है, लेकिन इसमें क्या है कि जब आप कोई सिंगल स्टेज देते हैं PSC में, आपका जैसे डेंटल सर्जन का हो गया, आपका अलग अलग से जैसे बीच बीच में एग्जाम निकलते रहता है ना, उसी टाइप का आप दे सकते हैं। 2 पोस्ट 4 पोस्ट, सहायक संचालक जनसंपर्क हो गए, इस टाइप का, सहायक संचालक हाथ करघा, इस टाइप का। जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्जाम के लिए आपको पहले से तैयार रहना है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी करते रहिए, बीच में आता है तो भरिए, और भरने के बाद में 2-3 महीने का जो समय रहता है उस फोकस्ड हो जाइए बस, और कुछ नहीं। फिर आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है ना कि ये आएगा ही आएगा। वैसा कुछ नहीं। तो बस आप एकदम से इसकी तैयारी करूंगा ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप राज्य सेवक तैयारी करिए, वो ज्यादा उपयुक्त होगा, वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये रेगुलर होता रहेगा। ओके। तो आई थिंक हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं PSC के रिगार्डिंग, ADO के रिगार्डिंग, और आपके अभी रिसर्च ऑफिसर वाला भी। तो ऑलमोस्ट एंड पे हैं हम लोग इस सेशन के। आपकी तरफ से एक मोटिवेशन चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, आप उधर देख के बता दीजिएगा। अच्छा। हाँ, अच्छे से आप उनको मोटिवेट करिए, बताइए। आप अपने कविता के थ्रू भी बता सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक तो अगर आप चाहेंगे कि कविताएं तो सर्टेन मुझे याद नहीं आ रही, जो मैंने इंटरव्यू में सुनाया था वो कविता मैं बता सकता हूँ। कि एक्चुअली मैं मुक्तक कविताएं लिखता हूँ, और प्रेरित करने की बात बस इतनी ही है कि आप अपने स्टडी को छोड़िए मत। आप जो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, और आपकी निरंतरता ही आपको सफलता दिलाएगी, उसका अतिरिक्त कुछ नहीं। कंटिन्यूस और करते रहिए। हाँ, किसी के कहने से आप भटकिए मत, किसी के कहने से आप छोड़िए मत।
आप लगातार लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता आपके कदम जरूर छूएगी। तो इंटरव्यू में मैंने कविता सुनाई थी, मुक्तक कविताएं लिखता हूँ मैं। तो उसमें ये है कि एक्चुअल में हम लोग बचपन में खेल खेले होंगे, ध्यान होगा आप लोग को, फुरफुंदी, यस है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग फुरफुंदी बोलते हैं उसको। तो उसके सिर को मिट्टी के अंदर दबाने वाला खेल खेला है क्या किसी ने? ये जानते होंगे, है ना? क्या सोच के डालते थे? पैसा बनेगा, कौड़ी बन जाएगा करके, है ना? ये खेल हमने भी खेला है। तो आपके लिए तो खेल हो गया, उस खेल के चक्कर में किसी की जान चली गई। इसको महसूस करते हुए मैंने कविता लिखी थी कि स्वच्छंद उड़ानों को कैद किया मैंने महज कौड़ी की चाह में। स्वच्छंद उड़ानों को कैद किया मैंने महज कौड़ी की चाह में। साथियों ने बताया था कौड़ी का मोल, एक के बदले दो मिलेंगी, नारंगी और पुदीने की स्वाद वाली। परंतु धरती के पेट से न जन्म ले सकी हसरतें, बचपन का वह खेल आज मुझे हत्यारेपन का बोध कराता है। तो इस कविताओं के मैं ये कविताएं हो गई। अब इसके बाद इसकी भूमिका आपको मैं बता देता हूँ कि उसको हम जमीन के अंदर गाड़ते थे, जमीन के अंदर कौड़ी की या पैसे की चाह होती थी हमको। बचपन में हमको क्या है, 25 पैसा भी मिल गया तो हम उसको पिपरमिंट खाएंगे। पिपरमिंट का स्वाद क्या रहेगा? संतरा वाला खाते थे ज्यादा, एक दो पुदीने वाली मिलती थी, तो उसको भी इसीलिए मैंने उस कविता में लिखा है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, किसी का कौड़ी बना? नहीं बना ना। लेकिन उन जान जाने या हमने ड्रैगन फ्लाई या फुरफुंदी को मार दिया या पीछे से पकड़ के उसको रख लिया, कभी हमको उस खेल के दौरान ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे खेल ने किसी की जान ले ली है करके। वो भी तो एक प्राणी ही है ना। तो उसी को महसूस करते हुए मैंने लिखा था इसको। तो इंटरव्यू बोर्ड ने मुझे मतलब एड्रेस भी किया, कहा ठीक नहीं, अच्छा है, ऐसा करके। मुझे भी एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने एक ऐसी चीज का बोध कराया जो बचपन में नहीं रहता है। नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता। और आज सही में उस चीज को हम लोग जब सोचते हैं ना कि वो घोंघे को फोड़ देना है ना, खेल में ना, खेल में। पर आज जब ऐसा लगता है ना तो वो एक बोध आता है कि यार कि क्यों किया करके। आज हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली फुरफुंदी नहीं पा रहे हैं फुरफुंदी पाए तब तो सही बात है। हाँ। तो ये धीरे धीरे विलुप्ति के कगार। अच्छा, हम लोग जिस समय देखते थे उस समय कलरफुल, एकदम रेड कलर का, एकदम ब्लू कलर का, एक वो सूजी वाला बोलते थे ना, सूजी फुरफुंदी पतला सा उड़ते रहता था धीरे धीरे बिल्कुल। और एक ठो बड़ा वाला रहता जिसको गटारन बोलते थे, गटारन फुरफुंदी उड़ रहा करके। ये सारी चीजें कहाँ हैं आज? नहीं है, नहीं देखने को मिलती हैं क्या? सबको चवन्नी बनाने के चक्कर में खत्म कर। चवन्नी बनाने के चक्कर में नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्य का या हमारे जो पर्यावरण पर ज्यादा हस्तक्षेप हमने जो किया है ना, उसके कारण से हुआ है। नहीं, पर मुझे अब ये बात बहुत ज्यादा सही लगी, कविता का संवेदनशीलता से जो कनेक्शन है ना, वो एक्चुअल में है कि वो जो आपने अभी कहा है ना, एक सिंपल सा एक जो कविता का है, वो हम सब लोगों को इंस्टेंट में संवेदनशील बना दिया कि यार सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। उस सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए तब जब आप समझते हैं। भाई नहीं समझते तब तो मैं आपको कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन जब आप समझते हैं तब, मतलब आज मेरा बच्चा अगर वो खेल को खेलेगा तो मैं साफ मना कर दूंगा, नहीं, संभव ही नहीं है, खेलना ही नहीं तुमको। सही बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपको हमें बताने के लिए। पर अभी इतना ही नहीं है, ये तो बहुत सारे हम लोगों ने पढ़ाई की बातें कर ली, कुछ मस्ती वाली चीजें भी करेंगे, ठीक है। तो सर अब बहुत सारा हम लोगों का पढ़ाई की बातें हो गई, सीरियस बातें हो गई, थोड़ा सा फन राउंड पे आते हैं। थोड़ा आपसे मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा, रैपिड फायर राउंड है ये हम लोगों का। आपसे मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, आपके मन में जो भी पहला चीज आएगा वो आप बताइएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं घूमने जाने मिले बिल्कुल फ्री में तो आप कहाँ जाएंगे? मैं केदारनाथ जाना चाहूँगा। केदारनाथ। अगर आपको टाइम मशीन मिले और मौका मिले कि आप फ्यूचर या पास्ट में कहीं भी जा सकते हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं पास्ट में जाना चाहूँगा। और कुछ बदलना चाहेंगे कि? हाँ, कुछ बदलना चाहूँगा, इसीलिए पास्ट में जाना चाहूँगा। और आपके सामने अगर जीना जाए 3 विशेष आपसे बोले कि आप मांग सकते हो करके, तो आप क्या मांगेंगे? पहला तो मैं IAS का पोस्ट मांगूंगा। बिल्कुल।
और दूसरा अपनी फैमिली के लिए मांगूंगा, और तीसरा जन कल्याण के लिए मांगूंगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि कोई ऐप आप अपने मोबाइल से हमेशा के लिए डिलीट कर दें, जिसके बिना मतलब आपको रहना भी पड़ता है पर मन भी नहीं रहता, तो आप किसको करेंगे? मैं व्हाट्सएप को कर देता हूँ। व्हाट्सएप करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, अरे, इतने अच्छे आंसर इसकी देने जरूरत- के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपना थैंक यू सो टाइम मच। तो आप लोग यहाँ मुझे बुलाए, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ एक प्रथा है जहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपर को टैग करते हैं ताकि जी। वो भी यहाँ पर आके अपने व्यू शेयर कर सके। तो आप किनको टैग करना चाहेंगे? मेरा एक छोटा भाई है जयप्रकाश साहू करके, उप संचालक है नगर प्रशासन विभाग में, मैं उसको टैग करना चाहूँगा। बिल्कुल, उसको आप बुलाइए, उनसे पूछिए। वो कम उम्र में ही छत्तीसगढ़ पीएससी में 20वां रैंक हासिल किया था। अच्छा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी, और उनकी विचारधारा भी बहुत अच्छी है। तो एक बार बात करें उनसे, मैं उनको टैग करना चाहूँगा। Okay. मेरी वाइफ भी हैं, अभियोजन अधिकारी हैं, आप उनको ही बुला लीजिए बिल्कुल। और उनसे ही बात करिए। उनको भी लॉ सेक्टर का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो सरन मैम, आपको हम लोग इनवाइट करते हैं अपने शो में ताकि आप भी आके यहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत Thank you, अच्छा thank लगा you, आपसे बात करके, thank you. अपना समय दिया, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।